हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि संस्थाएं कैसे काम करती हैं हमारे भारत देश की। तो देखो, इंस्टीट्यूशंस में मेनली आता है हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आपने इन टर्म्स के बारे में अपनी पहली की क्लासेस में भी सुना होगा। लेजिस्लेचर जो रूल्स बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उनको एग्जीक्यूट या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी का मतलब है जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। ये है हमारे चैप्टर का एक पार्ट। दूसरा पार्ट जो कहता है, यानी कि जो पहले आता है हमारा, वो है ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में। हम मंगल कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉस कॉन्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। देखो, डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है कि पीपल ने अपना रूलर सिलेक्ट कर दिया और वो जो भी मर्जी करें। नहीं, देखो, पीपल ने तो हिटलर को भी इलेक्ट किया था ना, लेकिन उसने कोई भी रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करे। उसने डिक्टेटरशिप फिर एस्टैब्लिश कर दी थी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो रूलर्स हैं उनको कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, उनको इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही काम करना पड़ता है और उनके साथ काम करना पड़ता है। ये इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करती हैं इस हमारी डेमोक्रेसी में। हम ये भी ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का कि कैसे मेजर डिसीजंस जो हैं लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट करे जाते हैं हमारी कंट्री में। और ये हम किसके थ्रू जानेंगे? ये हम बीपी मंडल द्वारा बनाई गई मंडल कमीशन द्वारा जानेंगे। उनकी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जनता दल पार्टी आती है, वो इम्प्लीमेंट करती है, वो हम जानेंगे। ठीक है, वी ऑल्सो लुक एट हाउ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग दीज डिसीजंस आर रिजॉल्व। हम ये भी देखेंगे कि कैसे डिस्प्यूट्स जो ये डिसीजन लेते हैं, अब हर कोई डिसीजन परफेक्ट तो नहीं होता, तो जो भी डिस्प्यूट्स इन डिसीजंस पर होते हैं वो कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं। इन दिस प्रोसेस वी कम अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशंस जिनका मेजर रोल होता है डिसीजंस लेने में। वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपने कुछ ना कुछ इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ाई होगा अपनी अर्लियर क्लासेस में। ठीक है, हियर वी शैल क्विकली समराइज दोज, यानी कि हम फिर फटाफट से देखेंगे कि क्या आपने पहले पढ़ा है, और लार्जर क्वेश्चंस आस्क करेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं। इन केस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशंस, हम ईच इंस्टीट्यूशन में ये आस्क करेंगे कि व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूशन डू, यानी कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, ये सारे क्या काम करते हैं। हाउ इज़ दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे के ऊपर कैसे कनेक्टेड है, कैसे एक सिस्टम की तरह ये काम करती हैं। व्हाट मेक्स इट्स फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक, यानी कि ये सब कुछ की फंक्शनिंग हमारी कंट्री को कैसे डेमोक्रेटिक बना सकती है, और इनका थोड़ा सा भी गड़बड़ कैसे लेस डेमोक्रेटिक बना सकता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि हम ये देखें कि कैसे ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वर्क ऑफ गवर्नमेंट को करती हैं। समटाइम्स हम जो है कंपेयर करते हैं इन्हीं सिमिलर इंस्टीट्यूशंस को अदर डेमोक्रेसीज के साथ, यानी कि इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस हैं और दूसरे देशों में जो इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनके साथ भी कंपेयर करते हैं। इस चैप्टर में हम एग्जांपल लेंगे नेशनल लेवल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्किंग का, यूनियन गवर्नमेंट की वर्किंग का, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे वर्क करती है, इसका हम एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, While reading this chapter, you can think of and discuss examples from the working of government in your state. यानी कि आपको ऐसे आप देखोगे, पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत फ्लैशबैक तो होगा ना कि हाँ, हमारी सरकार भी ऐसे काम करती है, हम भी इलेक्ट करने गए थे उनको, हमारे में भी MP और MLA होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ठीक है, जितने भी हमारे IAS IPS हैं, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि आपके में गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। तो हाउ इज़ अ मेजर डिसीजन टेकन, यानी कि हमारा मेजर डिसीजन कैसे लिया जाता है। एक गवर्नमेंट के ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। और देखो, गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स निकालती रहती हैं, ठीक है, और जो ये ऑर्डर्स निकालती हैं ना, उनको हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, यानी कि एक पेपर वगैरह वो इशू करती हैं। ठीक है,
अब ये जो है इसकी डेफिनेशन हमें बिल्कुल एंड में दे रखी है ऑफिस मेमोरेंडम की। जितने भी पिंक से वर्ड आपको दिखते हैं ना, वो सारे पीछे दे रखे होते हैं, उनका मीनिंग पीछे दे रखा होता है। तो ऑफिस मेमोरेंडम का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन जो कि इशूड करा जाता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि हम क्या क्या कर रहे हैं वो जिस अथॉरिटी के अंडर आता है वो एक कम्युनिकेशन जो है इशू करती है और वो डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट को दिखाता है। तो ऐसा ही एक ऑफिस मेमोरेंडम 13 अगस्त 1990 में जो है निकाला गया। ठीक है जी। इट वॉज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम। एक ऑर्डर निकाला गया जिसको ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। अब क्या होता है ये हमने देख लिया। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, हर एक गवर्नमेंट ऑर्डर्स, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं तो उनका एक नंबर होता है। तो इसका नंबर ये था, ठीक है। और डेट थी इसकी 13 अगस्त 1990, यानी कि जिस डेट को ये इशू हुआ था। जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में एक जॉइंट सेक्रेटरी था। जो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिसर थे कौन सी मिनिस्ट्री में थे? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रेवियंसेस, पेंशंस, साइन द ऑर्डर। यानी कि देखो ये ऑर्डर जो निकाला गया था ये जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा साइन किया गया था। और क्योंकि हमने बोला ना अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है, तो जो वो अथॉरिटी थी वो थी ये, ठीक है, मिनिस्ट्री बेसिकली। और असाइन किया गया था एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा जो कि एक ऑफिसर था वहाँ का, जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर सिर्फ हमें एक चीज़ बताई गई है कि एक ऑफिस मेमोरेंडम था जो 13 अगस्त 1990 को इशू किया गया था। ठीक है, और उसमें जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किए थे। ये मेरे साइन है, जॉइंट सेक्रेटरी के ऐसे नहीं थे। ठीक है, तो जॉइंट सेक्रेटरी में उधर साइन कर दिया था। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री किस चीज़ की थी? मिनिस्ट्री थी ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रेवियंसेस, पेंशंस की ये मिनिस्ट्री थी। मतलब बेसिकली उनको ये अथॉरिटी थी। इट वाज क्वाइट शॉर्ट, ये बहुत छोटा था, एक ही पेज में था ये बेसिकली ये ऑर्डर। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट मे यू हैव सीन द स्कूल। यानी कि ये तो ऐसा ऑर्डिनरी सा नोटिस सा होता है ना, वैसा लग रहा था, जो कि आपने स्कूल में भी देखा ही होगा। तो गवर्नमेंट इशूज़ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स को इशू करती है। हर दिन हंड्रेड्स ऑफ इशूज़ होते हैं और हंड्रेड्स ऑफ इशू पर हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर आते हैं। ठीक है, डिफरेंट मैटर्स होते ही रहते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में। बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि वैसे तो वो करती रहती है, लेकिन इसकी हम बात डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और कंट्रोवर्सी इस पर बहुत हुई। कंट्रोवर्सी का मतलब पता है ना कि एक बंदे ने कुछ कहा, उसके ऊपर दूसरे बंदे ने कुछ कहा, तो एक लड़ाई झगड़ा सा शुरू हो गया। ठीक है, अब हम कई बार कहते हैं ना ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे हम बात नहीं करते। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चला। ठीक है, और ये जो ऑर्डर था ना, ये ऐसा कौन सा ऑर्डर था जिसके ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली? हम देखते हैं कि ये डिसीज़न कैसे लिया गया और क्या हुआ बाद में, कंट्रोवर्सी का क्या रिज़ल्ट हुआ। तो ये था हमारा ऑर्डर, और इस ऑर्डर में कहा गया था कि 27% की रिजर्वेशन दी जाएगी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। अभी आप देखोगे ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिबेट का टॉपिक है। कभी आप बात करते हो तो जो जनरल के बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हमें तो 90% लाख कर भी एडमिशन नहीं मिल रहा और इनको तो 40% लाख कर भी एडमिशन मिल जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार ये डिबेट का टॉपिक एक्चुअल होता है, क्योंकि ना हर एक कॉलेज को अपने अंदर लगभग 27% की सीट तो रखनी है। ठीक है, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, हमें अभी से ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। ये
ऑर्डर क्या कहता है, फिर हम बाद में बात करेंगे क्या कंट्रोवर्सी हुई, क्या इसके इफेक्ट्स हुए। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखो, अगर एक कॉलेज है तो उसके अंदर आपको 27% सीट्स जो है SC और BC के लिए रखनी पड़ेंगी। तो जो SC और BC हैं, अगर उनको डायरेक्टली जो है 27% मिल रहा है और वो इतनी पॉपुलेशन भी उनकी ज़्यादा नहीं है, तो उनको 40 to 50% पे भी वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो जनरल का बच्चा है उसको तो स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। और ऐसा थोड़ा ना होता है कि जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो हमेशा गरीब ही होंगी, वो अमीर भी हो सकती हैं। कोई OBC कैटेगरी का है तो वो अमीर भी हो सकता है। तो ये सारे इसके प्रॉज और कॉन्स थे। कॉन्स क्या थे? कॉन्स ये थे कि भाई इससे तो बहुत ईजिली एडमिशन मिल जाएगा, और राइट, इससे तो बहुत इजीली जो है एडमिशन मिल जाएगा और दूसरों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इक्वालिटी के अगेंस्ट हो गया ये आइडिया। और इसका प्रॉज ये थे कि हम इससे अपने माइनॉरिटी ग्रुप को कंजर्व करके रख सकते हैं। तो ये पूरा जो है ऑर्डर दिया गया था मंडल कमीशन के द्वारा। मंडल कमीशन जो था बेसिकली वो हेड किया जा रहा था BP मंडल के द्वारा। और ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर की जो रिपोर्ट है वो सबमिट की गई थी 31 दिसंबर 1980 को, यानी कि 1979 में मंडल कमीशन की फॉर्मेशन हुई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 31 दिसंबर 1980 में। गवर्नमेंट हैव केयरफुली कंसीडर्ड द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग द बेनिफिट टू बी एक्सटेंडेड टू the socially and educationally backward classes as opined by commission are of clear view that at outset certain weightage has to be provided to such classes, services and public undertakings according to orders issued as follows। यानी कि देखो, गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको देखा, ये मंडल कमीशन के सारे स्टफ को क्या क्या वो कह रहे हैं, और उन्होंने द फॉलोइंग डिसीजंस लिए, मेन डिसीजंस लिए, और वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारा बाकी रिजर्वेशंस वगैरह ही हैं। अभी हम इनके बारे में शायद पढ़ेंगे, आगे है इसके बारे में चैप्टर। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ था इसमें, मेनली यही था कि रिजर्वेशन देनी चाहिए सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। This order announced a major policy decision. It said that 27% of vacancies in civil posts and services under Government of India are reserved for socially and educationally backward classes। यानी कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को इंडिया में। और किस किस चीज़ में? सिविल पोस्टेस में, सर्विसेज में। अभी आप देखोगे अलग से कोटे वगैरह होते हैं SC और BC के लिए। हमारे जो SC OBC जितना बैकवर्ड क्लास में जाते रहते उतने आपकी UPSC में अटेम्प्ट्स जो है इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी एक डिबेट का टॉपिक बन गया था उस टाइम पर। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे डिबेट का टॉपिक बना था। SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू क्लासेस। यानी कि सोशली बैकवर्ड का मतलब है कि आप ऐसी क्लासेस को बिलोंग करते हो जो पहले बैकवर्ड कंसीडर की जाती थी, यानी कि शूद्र वगैरह से आप बिलोंग करते हो। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज स्टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल क्लासेस एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि ये इसका फ़ायदा सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उठा सकती थी। SCs और STs उठा सकते थे जिनको गवर्नमेंट की नज़र में बैकवर्ड माना जाता है। नाउ न्यू थर्ड कैटेगरी SEBC वॉज इंट्रोड्यूस। यानी कि पहले तो जो रिजर्वेशन वगैरह होती थी वो सिर्फ शेड्यूल्ड क्लासेस, कास्टेस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ही मिलती थी। अब जो है इन्होंने एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है जो है SEBC, यानी कि जो सोशली और इकोनॉमिकली दोनों बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको हम ये फ़ायदा देंगे, उनको हम ये रिजर्वेशन देंगे। ओनली पर्सन्स हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर eligible for this quota 27% job, others could not compete for this job। यानी कि देखो हम वही है कि जो भी SC और BC होगा, ठीक है, SC BC ST OBC उनको ही रिजर्वेशन मिलेगी। जनरल्स बाकी
अपना लड़ते रहो सीटों के लिए। द डिसीजन मेकर्स यानी कि द वन हु मेक द डिसीजंस, हु डिसाइडेड दिस मेमोरेंडम यानी कि किसने इस मेमोरेंडम को इशू किया या किसने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस होना चाहिए और उसको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो clearly such big decision could not have been taken by a person who signed the document। देखो जिस पर्सन ने साइन किया उससे थोड़ी ना होएगा, इससे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा जनरल क्लासेस को। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, तो इसमें सिर्फ एक ही बंदे का हाथ नहीं हो सकता और हम सारा दोष उस पर नहीं ठहरा सकते जिसने सिर्फ इसको साइन किया है। जिसने इसको साइन किया है उसने सारे डिसीजन को रिव्यू करा होगा या फिर कहने पर ही साइन कर दिया होगा कि हाँ ये पक्का हो चुका है, तुम अब इस पे साइन कर दो। द ऑफिसर वॉज मेरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, यानी कि जो मिनिस्टर्स वगैरह होते होंगे वो सिर्फ मेरली इम्प्लीमेंट ही कर रहा होगा, साइन ही करना है उसने, सिर्फ एक बारी रिव्यू करके साइन करने जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दी गई थी। पब्लिक ग्रीवियंसेस यानी कि जो भी मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर जो भी होगा वहाँ का, उसका वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। We can guess that such major decision could have involved other major functionaries in our country। यानी कि इतना बड़ा डिसीजन, अब देखो जो साइन कर रहा है उसने एक डिपार्टमेंट के अंडर किया होगा जो हमने पढ़ा है, ग्रीवियंसेस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, ठीक है, उसके मिनिस्टर के अंडर किया होगा। अब वो मिनिस्टर ने भी तो दूसरे मिनिस्ट्रीज़ के साथ, दूसरे फंक्शनरीज़ के साथ डिस्कस किया होगा, तब जाके इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, ठीक है। यू ऑल हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट सम ऑफ देम, कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे जो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। लेट अस गो ओवर सम द मेन पॉइंट्स दैट यू हैव कवर्ड देन, यानी कि पहले आपने क्या क्या पढ़ा था हम ये जानने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो याद नहीं होता आपको जो भी हम पहले पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट होता है और फॉर्मल अथॉरिटी होते हैं कंट्री की। प्राइम मिनिस्टर जो है हेड होता है गवर्नमेंट का और वो सारी गवर्नमेंट की पावर्स को एक्सरसाइज करता है और वो मोस्ट ऑफ द डिसीजन लेता है कैबिनेट मीटिंग्स के। देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि ये सब कुछ समराइज़ कर रहे हैं आपकी पिछली क्लासेस का, ठीक है। वैसे तो आपको याद नहीं रहता लेकिन ये बता रहे हैं कि जो स्टेट का मतलब है आपकी कंट्री का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी जो भी फॉर्मेलिटी वाली अथॉरिटीज़ वगैरह होती है ना, देखो वैसे तो फॉर्मल अथॉरिटी का मतलब है ऑफिशियल अथॉरिटी उसके पास ही होती है, लेकिन उसके पास भी बहुत नॉमिनल सी पावर्स होती हैं, यानी कि उसको सिर्फ साइन ही करना होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है मेजर हेड होता है क्योंकि वो हेड होता है गवर्नमेंट का जो कि फॉर्म होती है और वो सारी जो गवर्नमेंट की पावर्स होती है ना वो उनको एक्सरसाइज करता है और मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो कि कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही लिए जाते हैं। पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस को से बना हुआ होता है, लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा के पास कायदे से ज़्यादा पावर्स होते हैं और राज्यसभा के पास इतनी नहीं होती हैं। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी लोकसभा मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ऐसे इलेक्ट किया जाता है कि मेजॉरिटी जो होती है लोकसभा के मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट में कौन होता है, उनके सपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर होता है। क्योंकि देखो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना उसके पास सपोर्ट होता है मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स का। कैसे? क्योंकि पीपल ने इलेक्ट करे लोअर हाउस में। अब प्राइम मिनिस्टर किसका बनता है? जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, राइट। तो मोस्ट ऑफ दी जो बंदे हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर की पार्टी के ही हो गए, तो वो उसके सपोर्ट में रहते ही रहते हैं। So, what is all people involved in decision regarding the office memorandum? क्या ये सारे people involved थे डिसीजन लेने में? चलिए देखते हैं। ये एक्टिविटी है, इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लग रहा मेरे को। ओके, so this office memorandum was culmination of long chain of events। यानी कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम आप देख रहे हो ना कि हाँ भाई सिंपल सी रिजर्वेशन दे दी, ये रिजल्ट है लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट हुए थे इससे पहले, देख रहे हो अभी हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन
1979, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि 1979 में बीपी मंडल जो थे सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को जो है हेड कर रहे थे। तो इस वजह से क्योंकि ये हेड कर रहे थे और ये बहुत फेमस अथॉरिटी थे वहाँ के, तो इसको हम मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। It was asked to determine the criteria to identify socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement। यानी कि इसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई तुम ये देखो कि कौन सी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया में और कैसे हम उनको आगे ला सकते हैं, मतलब कैसे हम उनको पूरा चीज़ें बेनिफिट्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। द कमीशन गेव, अब 1 साल के उन्होंने पूरा रिसर्च वगैरह किया होगा और अपनी रिपोर्ट दी उन्होंने 1980 में और बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। अब इनमें से एक रिकमेंडेशन ये थी कि 27% जो हैं गवर्नमेंट जॉब्स वो सोशली SEBC क्लासेस के लिए रिजर्व करी जाएं। ये रिपोर्ट जो थी, इस रिपोर्ट और इसकी रिकमेंडेशंस को फर्दर डिस्कस किया गया पार्लियामेंट में। यानी कि पहले जो है 1979 में एक पार्टी को बनाया गया। वो कौन सी पार्टी थी, मतलब कमीशन वो कौन सी कमीशन थी, मंडल कमीशन थी। और ये एक सेकंड कमीशन बिठाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो इन्होंने रिसर्च वगैरह करी और 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट थमा दी सरकार के हाथ में, यानी कि एक रिपोर्ट थमा दी सरकार के हाथ में। फिर इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशंस होने लगे इस रिपोर्ट और इसके रिकमेंडेशंस के ऊपर। और इस रिपोर्ट में एक ये भी रिकमेंडेशन था कि 27% जो है सीट वो सिविल पोस्ट्स वगैरह में होनी चाहिए। अब आप देख रहे हो इसका ही मेमोरेंडम में जिक्र किया गया था कि 27% देनी चाहिए। फॉर सेवरल ईयर्स मेनली parliamentarians and parties kept demanding the implementation of commission's recommendations। यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशंस हुई और बहुत सारे इसके सपोर्ट में भी थे कि ये बहुत अच्छी कमीशन है, बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है इन्होंने, बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस हैं, तो इनको इम्प्लीमेंट करो। देन केम लोकसभा इलेक्शन, फिर आए लोकसभा के इलेक्शंस। अब बहुत सारे लीडर्स तो बहुत ज़्यादा डिसीजंस ले रहे थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम तुम्हारे लिए रोड बनाएंगे वगैरह वगैरह। और एक जो जनता दल पार्टी थी उन्होंने बोला कि अगर तुम हमें वोट करोगे ना और अगर हम पावर में आ गए तो हम ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो काफ़ी सारे लोग इसके सपोर्ट में थे। तो बेसिकली ये पार्टी जो है उस टाइम जीत गई, ठीक है। इसी वादे के बलबूते पर 1989 में वो के इलेक्शंस वो पार्टी जीत गई। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने इस पार्टी ने जो है गवर्नमेंट बनाई, ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई, ठीक है, कि हम अभी से इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे। इस पार्टी के जो हेड थे वो थे VP सिंह, ठीक है, जो कि मेजरली प्राइम मिनिस्टर बने हमारी कंट्री के, ठीक है, उस टाइम के 1989 के ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे VP सिंह, जो उनके लीडर थे। बेसिकली लीडर ही बनते हैं, MPs इलेक्ट होते हैं, MPs फिर प्राइम मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं, जो भी उनका लीडर वगैरह होता है विनिंग पार्टी का। तो इन्होंने एक वादा किया, क्या वादा किया कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं। और क्योंकि बहुत सारे बंदे जो है थे वो इन्फ्लुएंस थे मंडल कमीशन की रिपोर्ट से, तो उन्होंने इसको सपोर्ट करा। और जब सपोर्ट करा तो इलेक्शंस जीत गए। ऑब्वियसली पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा तो जीतेंगे ही ना। हर एक पार्टी हर एक नारा लगाती है और जिसका नारा बंदों को अच्छा लग जाता है तो वो उसको इलेक्ट कर देते हैं। तो VP सिंह बाद में फिर उस पार्टी के क्या बन गए, उस देश के, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया in his address to the parliament announced the intention of the government to implement the recommendations of the मंडल कमीशन। अब पार्टी चाहती थी कि मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इम्प्लीमेंट हुआ। वो इम्प्लीमेंट कब हुआ, 6 अगस्त 1990 में। क्या होता है, यूनियन कैबिनेट एक फॉर्मल डिसीजन देता है कि हम इसको इन सब रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट डे जो प्राइम मिनिस्टर VP सिंह थे उन्होंने पार्लियामेंट को बताया कि भाई ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं
स्टेटमेंट के थ्रू उन्होंने बताया। और वो स्टेटमेंट कौन सी थी, कमेंट में ज़रूर बताना स्टेटमेंट कौन सी थी जिसके थ्रू उन्होंने दोनों को बताया। द डिसीजन ऑफ कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, फिर इनको भेजा गया, तुम देखो भाई सीनियर ऑफिसर्स वगैरह ने ड्राफ्ट किया एक पूरा ऑर्डर, ठीक है, एक लाइन में, ठीक है, और मिनिस्टर का अप्रूवल वगैरह ले लिया और एक ऑफिसर ने यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको साइन कर दिया और यही हमारा मेमोरेंडम बना। और इसका जन्म हुआ, कब जन्म हुआ इस मेमोरेंडम का, क्या कब इसकी बर्थडे की डेट है, 13 अगस्त 1990। तो अब तक अगर आपको समराइज़ करना है या आपको थोड़ा सा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार समराइज़ कर देती हूँ। बेसिकली क्या होता है, ये हम पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि 1979 में एक कमीशन बनाई गई, मंडल कमीशन, जो कि हेड हो रही थी बीपी मंडल के द्वारा। 1980 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। बहुत सारे जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के और पीपल थे, उन्होंने इस रिपोर्ट को सपोर्ट किया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। फिर एक बहुत शातिर पार्टी आई 1979 के लोकसभा इलेक्शंस में, जिसने ये नारा दिया कि हम मंडल कमीशन को जब हम पावर में आएंगे तो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। उस पार्टी के जो नेता थे उस पार्टी के, वो थे वीपी सिंह, और वही आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर बने। अब बात आई इम्प्लीमेंट करने की, तो 6 अगस्त 1990 को पूरा डिस्कशन हुआ प्रेसिडेंट वगैरह के साथ, और जो कैबिनेट, ठीक है, और जो कैबिनेट थी उसने अपना एक पूरा ऑर्डर दिया, उसने अपनी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने का फॉर्मल डिसीजन लिया कि हम ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अगले दिन क्या होता है, वीपी सिंह भी एग्री हो जाते क्योंकि उन्होंने वादा किया था। तो वो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू इस डिसीज़न को दोनों हाउस को बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर दिया है, ठीक है। फिर ये डिसीज़न जो है फर्दर ये हो गया। अब हमने पढ़ा था कि ऑफिस मेमोरेंडम एक पूरी अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो हमारी मिनिस्ट्री थी ना, पर्सनल ट्रेनिंग वाली और पेंशन्स वाली, उसको ये भेजा जाता है। फिर उसके जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने एक बार फिर से रिव्यू कर लिया डिसीज़न को, और जब इन्होंने रिव्यू कर लिया और उनको सही लगा तो उन्होंने एक ऑर्डर को ड्राफ्ट किया। जब ये ऑर्डर को ड्राफ्ट किया गया तो फिर उनके जो हेड थे, मिनिस्टर थे, इस जो अथॉरिटी के मिनिस्टर थे, उन्होंने इस ऑर्डर को देखा कि हाँ, जांच पड़ताल करी कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है, और एक ऑफिसर को कह दिया कि भाई जिसके पास अथॉरिटी थी कि तुम अब साइन कर दो इस ऑर्डर के ऊपर। और फाइनली ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था ये इम्प्लीमेंट हुआ 13 अगस्त को 1990 को ये दिया गया। नेक्स्ट डे, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वॉज मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू, यानी कि ये बिल्कुल गर्मा गर्म न्यूज़ बन गई थी, सबके लिए डिस्कस कर रहे थे। हाँ भाई, अब ये देखो, ये एक कंट्रोवर्सी बन गई। कुछ लोग इसके उसमें थे, सहायता में थे, और कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी थे। इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट वगैरह होने लगे, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इनको तो और कोई काम नहीं होता वैसे, वो इसी डिफरेंट व्यूज़, ओपिनियंस, किसके क्या ओपिनियंस हैं, जैसे होता है ना डिबेट कि भाई हमारे देश में ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, और कुछ अगेंस्ट में भी आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी तो हमारे देखो एक इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी तो बनती है ना कि डिबेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग मीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो ये वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स और काउंटर प्रोटेस्ट्स का भी कारण बना कि जो बंदे इसके अगेंस्ट थे वो प्रोटेस्ट करने लग गए। कुछ जो थे बहुत वायलेंट थे, पीपल ने जो है बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करा, क्योंकि ये जो डिसीजन था उसने बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इफेक्ट करा। तो अब देखो, आप सोचो कि ये कौन होंगे ये इतना स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करने वाले, जनरल क्लास,
ओबीसी और एससी और बीसी को क्या फ़र्क पड़ता है, उनको तो फ़ायदे के लिए ना। तो ये प्रोटेस्ट कौन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे जनरल कास्ट वाले कि ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। कुछ तो वायलेंट प्रोटेस्टर्स भी कर रहे थे, क्योंकि ये जो डिसीजन था ना ये बहुत ज़्यादा जॉब्स को इफ़ेक्ट करेगा। मान लो जनरल क्लासेस को पहले अगर बहुत सारी जॉब्स मिल रही हैं और अगर उनके लिए कंपटीशन कम है तो अब उनके लिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जॉब्स जो थी आधी से ज़्यादा जॉब्स जो है एस और बीसी के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। तो इतनी मेजॉरिटी जो जनरल कास्ट है वो बिल्कुल थोड़ी सी जॉब्स के लिए लड़ेंगी। तो उनके लिए तो ये गंदी बात हुई ना, क्योंकि उनकी तो थाउजेंड्स ऑफ जॉब इफेक्ट हो गई। सबको ऐसा लगा, कुछ को ऐसा लगा कि ये जो है डिफरेंट कास्ट के बीच में इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इन इंडिया नेसेसिटेड जॉब्स रिजर्वेशंस, दे फेल्ट दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटीज टू दोज communities who so far had not adequately been represented in government employment। यानी कि उनको ऐसा लगा कि भाई इनको तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है भाई, एक सेकेंड। उनको ऐसा लगा कि ये फेयर अपॉर्चुनिटी, this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in the government's employment। यानी कि ये उनको ये एक पूरी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देगा उन बंदों को जिन्होंने अभी तक गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में रिप्रेजेंट नहीं किया है। देखो इसके बहुत ज़्यादा प्रॉस भी थे और कॉन्स भी थे। देखो हम क्या देखते हैं कि जो भी बच्चा होता है मान लो एक बहुत पीछे की क्लासेस वगैरह का बच्चा है, एससी बीसी का है, उसको इन्फीरियर ट्रीट किया जा रहा है, तो उसके लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई ना कि अब वो भी एडमिशन ले सकता है स्कूल्स में, मनचाहे कॉलेजेस में, जिसमें वो चाहता है। क्योंकि देखो जनरल क्लासेस वाले सारी सीट्स ना ले जाएं, ठीक है, जिनके पास बहुत अच्छी खासी क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छी खासी पोस्ट्स हैं, बहुत अच्छे खासा पैसे हैं, वो सारी सीट्स ना ले जाएं। बंदो छोटे आदमियों को भी, जो छोटे आदमी का इन द सेंस है जो इकोनॉमिकली इतने अच्छे आदमी नहीं हैं, उनको भी तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना। तो ये तो एक इसका अच्छी चीज़ भी थी, ठीक है। अदर्स को ये लगता था, ठीक है, कुछ को ऐसा लगता था ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अदर्स को ऐसा लगता था कि भाई ये इक्वालिटी नहीं है अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। बैकवर्ड कम्युनिटीज़ से जो नहीं बिलोंग करते, ठीक है, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। उनको तो ये जो जॉब्स के लिए वो क्वालिफाइड है वो भी रिजेक्ट कर दी जाएंगी उनको, ठीक है। कि मान लो हम उनके जॉब्स के लिए, जैसे 90% मैंने आपको बताया ना कि 90% वालों को एडमिशन नहीं मिला और 40 to 50% वाले के एससी बीसी को एडमिशन मिल गया, तो वो उस 90% वाला उस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं काबिल था, लेकिन उसको नहीं मिल पाई ना। तो यही वही था कि जो मोर क्वालिफाइड है उनको जॉब्स मिलेंगी ही नहीं। Some felt that this would perpetuate caste feelings among people and hamper national unity, while कुछ को लगा कि भाई ये जो है नेशनल यूनिटी को हैम्पर करेगा, ठीक है। इस चैप्टर में हम ये नहीं डिस्कस करने वाले कि ये डिसीज़न सही था कि नहीं था। हम इसका ये एग्जांपल लेके ये समझेंगे कि कैसे मेजर डिसीजन जो हैं टेकन लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। हम अब तो ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी ना, तो हम ये पूरा चैप्टर इस पर नहीं लगाएंगे कि अच्छा था, ये गंदा था, ठीक है, कि कैसे क्या था। सिर्फ हम ये समझेंगे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे डिसीजंस हमारी कंट्री में लिए जाते हैं और कैसे वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, अब ये हमने पढ़ा कि लेजिस्लेचर ने तो दे दिया डिसीज़न। जब उसने कैसे डिसीज़न दिया, पार्लियामेंट में डिस्कशंस वगैरह हुई, पार्टी आई, मेजॉरिटी ली, फिर उसको भेजा, ठीक है, उस मिनिस्ट्री के पास सीनियर ऑफिसर्स ने एक ऑर्डर को ड्राफ्ट किया। जब उस ऑर्डर को ड्राफ्ट किया तो फिर उसके एक मिनिस्टर ने, जो हेड था उस मिनिस्ट्री का, उसने उसको देखा, रिव्यू करा और साइन कर दिए। किसने साइन किए थे? जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन करे थे। कब साइन किए थे, कब इसका जन्म हुआ था, कब ये बॉर्न हुई थी, कब ये इम्प्लीमेंट हुई
था, हुआ था ये मेमोरेंडम 13 अगस्त 1990 को। तो मैंने आपको पूरा समराइज भी कर दिया। अब उन्होंने तो डिसीजन दे दिया, लेजिस्लेचर ने, एक इंस्टीट्यूशन थी, तभी ये वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है ना, कॉरिलेट करते चलो इसको नाम ऑफ चैप्टर से, तभी तो ये इंस्टीट्यूशन थी ना। तो इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट जब ये कर दिया तब इश्यूज आने लग गए। अब इस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ जुडिशरी इज, कि अगर कोई जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेती है, तो अगर उस पर कोई मान लो डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे इस पे हो गया, तो इसको सॉल्व कौन करता है? कोर्ट्स करता है। यही काम होता है जुडिशरी का, टू सॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग सिटीजन्स और गवर्नमेंट, टू सॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग सिटीजन एंड सिटीजन। ये हम आगे देखेंगे बेसिकली इसका काम क्या होता है। यू नो दैट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन, यानी कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, अगर उसमें डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो इसको जो है सॉल्व कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। सम पर्सन्स एंड एसोसिएशंस अपोज टू दिस ऑर्डर फाइल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स। अब इन्होंने क्या किया, जिनको अच्छा नहीं लगा उन्होंने PILs, ठीक है, ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ डाल दिए कोर्ट्स में कि हम इसके अगेंस्ट हैं। उन्होंने अपील किया कि इस ऑर्डर को डिसवैलिड, इनवैलिड प्रूफ कर दो और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोक दो, यानी कि इम्प्लीमेंट आगे ना हो पाए, इसको रोक दो प्लीज़। ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा प्रोज एंड इसके बहुत ज़्यादा कॉन्स हैं, ठीक है, तो इस ऑर्डर को आप बंद करवा दो। वो तो यही चाहेंगे ना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर, यानी कि इकट्ठा लिया उसने इन सबको। दिस केस वॉज नॉन एज द Indira Swanhi and others versus Union of India केस, यानी कि ये पूरा हेडिंग है कि इंदिरा स्वनही एंड अदर्स, यानी कि ये अदर मतलब ये कोई बंदी है, और अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यानी कि इकट्ठा होना ऑफ इंडिया केस। ये मतलब ये मुझे इसका आइडिया नहीं है क्यों मैं आपको ज़्यादा वो करूँ मिसगाइड वगैरह। तो ये इस केस का नाम जो था वो ये रखा गया, ठीक है। इंडिया स्वानही हो सकता है एक बंदी हो, उसके अगेंस्ट जो थी यूनियन ऑफ इंडिया थी, यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट हो सकती है। 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड के उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुने। बाय अ मेजॉरिटी अब देखो, एक जो है बहुत सारे जजेस बैठते हैं, 11 जजेस बैठते हैं जिनको हम शायद ज्यूरी कहते हैं, ठीक है। तो वो डिस्कशंस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स सुनते हैं। अगर आपने देखी होगी मूवी, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी जिसके अंदर आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्ट नेम, ठीक है, उसके अंदर एक जूरी बैठती है और रुस्तम वॉज बिकम एज अक्षय कुमार। तो उसके अंदर एक जूरी बैठती है 11 मेंबर्स की, तो वो प्रोज और कॉन्स आर्ग्यूमेंट्स जितने भी होते हैं उसको डिस्कस करती है और फाइनल एक डिसीजन लेती है। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की भी एक जूरी बैठी 11 जजेस की, और उसने भी आर्ग्यूमेंट को देखा और मेजॉरिटी देखते हैं किसकी आई, कौन ज़्यादा, कितने जजेस जो हैं एग्री करें। बाय मेजॉरिटी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से 1992 में डिक्लेयर करा कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है ये वैलिड है। यानी कि कब डिक्लेयर हुआ था? 1992 में, कि ये ऑर्डर वैलिड है, ये चलेगा। कब ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था? 1990 में, ठीक है। और क्यों इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था? क्योंकि एक पार्टी, जनता दल पार्टी ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। अब ये ऑर्डर रिकमेंडेशन दी कब गई थी? ये और रिकमेंडेशन दी गई थी 1980 में। तो देखो कितने ज़्यादा साल लग गए इसको, एक डिसीजन को इम्प्लीमेंट होने के लिए। तभी तो दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज, कि डिस्कशंस, डिसीजन मेकिंग ईजिली नहीं होती, बहुत ज़्यादा उसको फिल्टर्स से गुजरना पड़ता है, तब एक डिसीजन आता है, ठीक है, दैट गोल्डन डिसीजन आता है। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई। अब उसने दोनों की सुनी, इम्प्लीमेंट तो कर दिया, ठीक है, तुम्हारा वैलिड है, लेकिन उसने एक बोला भी कि तुम ये पेज पढ़ेंगे, ठीक है,
ये पार्लियामेंट तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो एक पार्ट पढ़ेंगे और अगला पार्ट दूसरे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस जो सुप्रीम कोर्ट था, बैक टू द चैप्टर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, हम वैलिड करते हैं तुम्हारा, लेकिन अब दूसरों का क्या हुआ, कुछ दूसरों के लिए भी तो करना चाहिए ना। वो पूरे को डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहा है, तो एक भी सुनेगा, दोनों की सुनेगा, ताकि दोनों सेटिस्फाई हो जाए। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, इससे अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। तो वो ये इंश्योर करेंगे ना कि हम एक ऐसा डिसीजन ले जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो पहली चीज़ तो उन्होंने ये करी कि ये जो गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है वो सारा ठीक है, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को उसने कहा कि तुम अपने ओरिजिनल ऑर्डर में कुछ चेंजेस करो। इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन्स अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। तो इसका बेसिकली कहने का मतलब है कि हर कोई SC/BC गरीब नहीं होता। तो बैकवर्ड क्लासेस, SC/BC, आई एम नॉट टारगेटिंग दैट क्लास, हर कोई बैकवर्ड क्लासेस जो है वो गरीब नहीं होते, ठीक है, और हर कोई जनरल अमीर नहीं होता। तो जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, अगर वो वेल टू डू हैं, यानी कि ऐसे हैं कि वो अपना खर्चा खुद से चला सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो जनरल जितने ही हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है, तो उनको आप इस कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दो, उनको आप रिजर्वेशन मत दो। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड एन अनदर मेमोरेंडम। अब उस पहला मेमोरेंडम रिलीज़ किया, उसके अंदर 27% रिजर्वेशन दी दोनों को, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। अब इसने एक अनदर मेमोरेंडम को इशू किया। अब अनदर मेमोरेंडम कब इशू हुआ? 8 सितंबर 1993 में। पहले वाला मेमोरेंडम कब इशू हुआ था? 13 अगस्त 1990 में। अब ये दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम ये इशू करती है, द डिस्प्यूट थस केम टू एन एंड and this policy has been followed since then। और ये पॉलिसी इसके बाद इशू एंड पे आ गया, किसी को अब कोई शिकायत नहीं थी, सारे सेटिस्फाई हो गए थे, और ये पॉलिसी जो है इसके बाद से फॉलो होने लगी। और आज भी आप देखोगे ये आज भी पॉलिसी जो है फॉलो होती रहती है। सो दिस वॉज वट द जॉब ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज, कि कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो वो उसको सॉल्व करवाएगी, ठीक है, दोनों पार्टीज़ को सेटिस्फाई करवा देगी, ताकि हमारी जो कंट्री है ना उसमें ज़्यादा मतलब अनस्टेबिलिटी ना आए, ठीक है। अब नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? हमने देखा कि एक एग्जांपल हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है। गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटीज़, यानी कि ये तो हमने एक ही डिस्कस करी। गवर्न करने के लिए कंट्री को, गवर्न मतलब कि कंट्रोल वगैरह करने के लिए कंट्री को बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो तो करंट अफेयर्स अगर आप जानो तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ एक कंट्री को गवर्न करने के लिए होती हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल, यानी कि अब वो उन एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी ये हो सकती है कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स को सिक्योरिटी इंश्योर करे, ठीक है, क्राइम ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है, मर्डर्स वगैरह ज़्यादा ना बढ़े, सिक्योरिटी रहे उसके सिटीजन्स को, डर का माहौल ना रहे, ठीक है, और उस एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज सबको दी जाए। दैट्स व्हाट राइट टू लाइफ सेज, कि हर एक को एजुकेशन और हेल्थ की प्रोवाइडेशन होनी चाहिए। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ एक, क्या कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक चीज़ लिख दी कि भाई ये होना चाहिए हमारी कंट्री में, एक आइडियोलॉजी सेट कर दी कि ये तुम्हें अचीव करना है। लेकिन तो हम थे यहाँ पर कि सॉरी फॉर लाइक कट्स आ जाते हैं बीच में वीडियो के, तो हम यहाँ पर थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एक आइडियोलॉजी जो है सेट कर रखी है कि ये चीज़ तुम्हें इम्प्लीमेंट करनी है।
लेकिन ये जॉब किसकी है? ये जॉब उस गवर्नमेंट की है कि हम ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। और वो कैसे करेगी? ऑर्डर्स इशू करेगी, ठीक है, फिर से वही डिस्कशंस, एक्टिविटीज़ सारी होंगी। इट कलेक्ट्स, अब वो इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, पैसे चाहिए एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, तो वो पैसे कहाँ से कलेक्ट करती है? टैक्सेस से पैसे लेती है, टैक्सेस से, और स्पेंड करती है अपनी मनी को इन सब चीज़ों पर, और थस रेज्ड एंड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि ये टैक्सेस जो है कलेक्ट करती है, और वही टैक्सेस जो है बाकी अपने डिफेंस के ऊपर लगाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है, IAS IPS वगैरह की सैलरीज वगैरह जितनी हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की उस पर लगाते हैं। और जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं कि हमें आज ये रोड बनाना था, ये डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर भी तो पैसे चाहिए ना, तो वो सारे पैसे वो यहाँ पर लगा देती है, यानी कि वो हमसे टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट करने के बाद हमें ही दे देती है, एडमिनिस्ट्रेशंस, डिफेंस वगैरह में वो दे देती है, सैलरीज वगैरह दे देती है, फिर हम कुछ खर्चा करते हैं, हर एक चीज़ से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, वो फॉर्मुलेट करती है, फॉर्मुलेट यानी कि बनाती है, और इम्प्लीमेंट करती है बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स को। कुछ पर्सनस जो हैं, सम पर्सनस हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़। कुछ पर्सन जो है डिसीजंस भी लेते हैं कि ये एक्टिविटीज़ कैसे वगैरह इम्प्लीमेंट वगैरह करनी है। अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दीज, यानी कि कुछ करते हैं कि ये एक्टिविटीज़ करनी है, कुछ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ जो है डिटरमाइन करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो जो बनाते हैं वो है लेजिस्लेचर, जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो है एग्जीक्यूटिव, और एक जो डिटरमाइन करते हैं कि ये सही है किसी के लिए कि नहीं है वो है जुडिशरी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट, यानी कि कौन क्या करता है, हमें ये पता होना चाहिए, तभी तो हम हर एक के खिलाफ राइट, मतलब हम अपने तभी तो राइट एक्सरसाइज कर पाएंगे। कि अगर हमें पता ही नहीं होएगा कि हाँ भाई कोर्ट में जाके केस फाइल करते हैं, PIL रजिस्टर करते हैं, ठीक है, PIL इज बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, तो PIL रजिस्टर करते हैं, इससे ये सब होता है। अगर हमें ये सब पता ही नहीं होगा तो हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे, राइट? तो हमें ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन क्या चीज़ें करता है, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दीज एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग प्लेस इवन द पर्सनस इन द की पोजिशंस चेंज, यानी कि बेशक गवर्नमेंट सरकार बदलती रहे लेकिन ये एक्टिविटीज़ जो है होती रहें, डिसीजंस मतलब डिसीजंस लिए जाएं, ठीक है, और डिस्प्यूट्स भी हों ताकि भाई वो डिसीजन डिफाइन वगैरह हो जाए। तो बेशक पोजीशंस पर सत्ता पर चेंजेस आते रहे लेकिन ये सर्कुलेशन जो है चलता ही रहे। सो टू अटेंड ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, यानी कि जितनी भी आप मॉडर्न डेमोक्रेसीज देखोगे सब में ये टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट, बहुत सारे सिस्टम्स को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इन सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स बनाए जाते हैं और उन स्पेशल अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस। एक डेमोक्रेसी जो है तभी अच्छे से काम करती है जब ये इंस्टीट्यूशंस अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करें जो इन्हें दिए जाते हैं। अब ये कौन कौन से फंक्शंस हैं, ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जिनको ये और कौन कौन से फंक्शंस इन इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते हैं, ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल्स ऑन पावर्स एंड फंक्शंस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किसके पास कितनी पावर वगैरह होगी, ठीक है, ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन, यानी कि किस इंस्टीट्यूशन के पास कितनी पावर होगी, कौन क्या काम करेगा। इन द एग्जाम्पल अबव वी सॉ सेवरल सच इंस्टीट्यूशंस एट वर्क। हमने इस एग्जाम्पल को इसलिए पढ़ा ताकि हम जान सकें कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करती हैं, डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन हैंडल करता है, एग्जीक्यूट कौन करता है और टेक कौन करता है बेसिकली डिसीजंस को। देखो अब हम बात करने वाले हैं
कि कौन क्या क्या काम करता है। जो प्राइम मिनिस्टर और अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी के डिसीजंस लेते हैं। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो साथ में वर्क करके वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो इम्प्लीमेंट कर सकें जो भी मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया। उनको सही गलत से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि डिस्प्यूट्स सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में मेनली डिस्प्यूट्स को जो है हल करती है और गवर्नमेंट के डिसीजन को फाइनली सेटल डाउन करती है। ठीक है, सारे नहीं तो इतना अनस्टेबिलिटी फैल नहीं जाएगी हमारी कंट्री में अगर ऐसे ही चलता रहा कि कोई किसी चीज़ के लिए लड़ रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए लड़ रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए। तो वो अथॉरिटी कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशंस इन दिस एग्जाम्पल? व्हाट इज़ देयर रोल? ठीक है, तो अभी क्या हम और भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में जान सकते हैं? मेजरली तो ये 3 ही होती हैं और उनके रोल्स के बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। उनका रोल क्या होता है ये ज़रूर साथ में लिखना। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस इज़ नॉट ईजी, यानी कि आपको अगर इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना है ना तो वो बिल्कुल ईजी नहीं है। देखो, टीम वर्क करना किसी को पसंद नहीं होता, सबको ऐसा लगता है कि वही सबसे बेस्ट है। तो वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस ये बिल्कुल भी ईजी नहीं होता है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि ऐसे थोड़ा ना कि कोई अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगेगा। ठीक है, उनके पास अंधाधुंध पावर आ जाएगी और आपको पता है कि अगर किसी के पास अनकंट्रोल्ड पावर आ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही मचाता है। जैसे हिटलर के पास अनकंट्रोल्ड पावर्स आ गई थी तो वो पावर में अंधा होकर वो तो उसने डिस्ट्रक्शन मचा दिया था ना। तो वैसे ही इंस्टीट्यूशंस को भी किसी रूल्स और रेगुलेशंस में काम करना पड़ता है ताकि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश रहे, पीसफुली सारे काम हो सकें। These can bind hands of leaders. Institutions involves मीटिंग्स, कमेटीज़ एंड रूटीन्स। इंस्टीट्यूशंस के अंदर मीटिंग्स भी होती हैं, काफ़ी सारी कमेटीज़ होती हैं और रूटीन्स भी फॉलो होते हैं। ठीक है, और ये रूल्स और रेगुलेशंस इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ताकि हम बाइंड कर सकें लीडर्स के हाथों को कि भाई तुम्हें ना इतना ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर तुम ज़्यादा मिसयूज़ करोगे अपने पावर्स को तो सुप्रीम कोर्ट है तुम्हें डिसमिस वगैरह करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर कुछ गलत काम करते हैं, माल प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है कि कैसे उनको हटाया जा सकता है, विच इज़ नॉन एज इम्पीचमेंट, विच वी वुड स्टडी इन अदर लाइक वीडियोज़। इसमें तो हम एक ही पढ़ रहे हैं ना। दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि इतना ज़्यादा हम अपने डिसीजन को फ़िल्टर वगैरह करते हैं कि ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, डिस्प्यूट्स करते हैं तो ये बेसिकली रिजल्ट करता है डिलेज में और कॉम्प्लिकेशंस में। जैसे कि अभी हमने मंडल कमीशन के केस में देखा। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, यानी कि ये सारे इतना ज़्यादा ताम झाम करके चलना फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, लेकिन हमको चलना पड़ेगा। अगर हम अपने कंट्री को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनाना है तो हमें इन रूल्स रेगुलेशंस के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेटअप किए गए हैं इनके साथ वर्क करना ही पड़ेगा। वन माइट फील दैट इट इज़ मच बेटर to one person take all the decisions without any rules, procedures and meetings। यानी कभी लगेगा कि भाई कोई एक ही बंदा डिसीजन ले लो ना यार, इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ में काम करो, डिस्प्यूट्स को हैंडल करो, ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होएगा। लेकिन ये तो डेमोक्रेसी होएगी ही नहीं ना। ये तो हिटलर वाली गवर्नमेंट आ जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, वो जो मर्जी चाहेगा वो करेगा। तो दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी। अभी हम बात करें डेमोक्रेसी में कैसे वर्क होती है। तो डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस ही वर्क होनी के साथ ही वर्क होना चाहिए। Some of delays and complications introduced by the institutions are very useful. They provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decision। यानी कि ये जो complications हैं, ये delays हैं, ये involve करते हैं बहुत सारे पीपल को कंसल्ट करने के लिए, और हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। जब बहुत सारे पीपल अपने सर मत्था एक ही चीज़ पे मारते हैं ना तो एक दूसरे की मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करते हैं। जब एक दूसरे की मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करते हैं तो हमारा डिसीजन और भी ज़्यादा अच्छा बनता चला जाता है। इंस्टीट्यूशंस मेक इट
डिफ़िकल्ट टू हैव गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस डिफ़िकल्ट करते हैं, मतलब डिफ़िकल्ट तो होएगा ही ना कि गुड डिसीजन जल्दी से थोड़ा ना लिया जाता है इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो पूरा ताम झाम करो। बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन। ये देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि देखो इंस्टीट्यूशंस का एक प्रो मतलब यानी कि बेनिफिट ये हो सकता है कि ये जो है बैड डिसीजंस को लीड नहीं करता है। जल्दबाजी में देखो कोई कुछ भी डिसीज़न ले लेगा, अगर तुम एक ही बंदों को कहोगे कि तुम ही डिसीज़न लो तो वो सही भी ले सकता है और गलत भी ले सकता है। तो वो जल्दबाजी में डिसीजंस जो है गंदे नहीं लेंगी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हाँ, ये इसका डिसबेनिफिट हो सकता है कि अच्छे डिसीजन जो है बहुत टाइम लगता है लेने में। जैसे कि ये जो हमने मंडल कमीशन का देखा, मंडल कमीशन वाज सेट अप इन मतलब उन्होंने अपना ऑर्डर पास किया था 1980 में, और कहीं जाके वो इम्प्लीमेंट हुआ विद ऑल दैट कंट्रोवर्सीज। आफ्टर दैट ऑल कंट्रोवर्सीज वगैरह वो इम्प्लीमेंट हुआ 1993 में। इट टुक डैम 13 ईयर्स एक मेजर डिसीजन लेने में। तो ये तो हो सकता है कि गुड डिसीजंस जो है उनको टाइम लगता है, लेकिन बैड डिसीजंस भी नहीं लिए जाते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स तभी इंसिस्ट करती हैं इंस्टीट्यूशंस को कि हमारा देश एक पूरे सिस्टम के साथ वर्क करे और गुड डिसीजन जो है लिए जाएं। बेशक उन गुड डिसीजंस में डिले हो जाएं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, डिस्प्यूट्स हो जाएं, उनके लिए भी हमने इंस्टीट्यूशंस बिठा रखी हैं। इंस्टीट्यूशन एक बिठा रखी है जो चेक वगैरह करेगी इस सब को, डिस्प्यूट्स वगैरह को सेटल डाउन करेगी। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा डिसीजन लिया जाएगा, डेमोक्रेसी जो है सही सलामत रहेगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने तभी ऐसी इंस्टीट्यूशंस, तभी ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट्स बनाए हैं। तो दिस वाज होल द नीड of institutions. We started the first introduction मंडल कमीशन वगैरह। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। अब हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे जो कि सारे डिसीजंस वगैरह बनाते हैं, कैसे क्या डिसीजंस बनते हैं। फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। फिर हम एंड में हम पढ़ेंगे फिर प्रेसिडेंट वगैरह, फिर हम एंड में पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में, और इसके बाद ही हमारा चैप्टर ये एंड हो जाएगा। तो हमने आज पहला पार्ट पढ़ा है इस चैप्टर का 4.1, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे मेजर डिसीजन जो हैं टेक किए जाते हैं विद एन एग्जाम्पल ऑफ मंडल कमीशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इट टेक्स रियली मच एफर्ट्स एंड रियली मच लाइक एफर्ट्स तो क्या ही है यार, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। अगर सब तुम्हें समझ में आया तो एवरीथिंग इज़ वर्थ इट फॉर मी। चाहे कितने ही एफर्ट्स, कितने ही घंटे मेरे को लगातार स्पीक क्यों ना करना पड़ जाए। हाँ, बीच में मैंने एक बार कट लिया था, उसके लिए माफ़ी मांगूंगी। हाँ, थोड़ा सा इमरजेंसी वर्क पड़ गया था, लेकिन ठीक है। ओवरऑल वीडियो मैंने अपना 100% दिया। अब तुम्हें अपना 100% देना है। तुम्हें इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना, ताकि मुझे दूसरा पार्ट बनाने में मोटिवेशन मिले। दैट्स ऑल, बाय बाय। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आगे वाली वीडियोस देख लें।